एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि CSIR नेट लाइफ साइंस यूनिट नंबर 8 जेनेटिक्स का एक टॉपिक है और ये हमारे इस कोर्स की 34th क्लास है। इससे पहले हमने 33 क्लासेस पढ़ ली हैं इसी कोर्स के अंदर, जो सारी क्लासेस लाइव रही हैं। ये क्लास इस कोर्स की आखिरी क्लास है और ये मैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में डाल रही हूँ। सो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती हैं और कितने अलग अलग टाइप से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जानते हैं कि ये होती क्या है। अच्छा, इससे पहले ये कि आपने अगर ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं। नाम है अपना सपना जेआरएफ। जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं वो सब इंफॉर्मेशन और जो मटेरियल है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर कि जेनेटिक डिसऑर्डर होती क्या है। जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, जेनेटिक मतलब डिसऑर्डर मतलब बीमारियां, और ऐसी बीमारी जो हमारे जीन्स की वजह से होती है। हमारा जो सेल है, सेल में जो DNA है और जो DNA से क्रोमोसोम बनते हैं, जो पूरा जीनोम होता है, उसमें अगर कोई गड़बड़ हो गई है, उस वजह से अगर हमें कोई दिक्कत, परेशानी या बीमारी होती है, उन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिएगा, अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ हेल्थ कंडीशन caused by a change in person's DNA और क्रोमोसोम। किसी पर्सन के DNA में या क्रोमोसोम में कोई चेंज हुआ है, इस वजह से दिक्कत आई है, तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। These changes can be inherited from a parents or occur randomly during a person's life। ये जो बीमारियां होती हैं ये ट्रांसफर भी हो जाती है। मानो अगर कोई पेरेंट है और उसके जर्म सेल जो होते हैं, जिससे एग या स्पर्म बनता है, उन्हीं में अगर ये दिक्कत हो गई है तो वो आगे भी ट्रांसफर हो जाएगी उनके चाइल्ड में, उनके ऑफस्प्रिंग में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मानो कोई चाइल्ड है, वो बिल्कुल नॉर्मल उसका बर्थ हुआ है, लेकिन उसके लाइफ के दौरान कुछ ऐसे चेंजेस हो गए हैं, म्यूटेशन हो गया है, जिससे उसके जीन्स में, DNA में, क्रोमोसोम में चेंज हो गया है और तब उसको ये डिजीज हुई है। तो दोनों कारण से हो सकता है, इनहेरिट भी हो सकता है और उसके लाइफ टाइम में भी वो उसको गैदर कर सकता है। Genetic disorder can impact a person's development and health and can include the birth defect, chronic disease, developmental problems and sensory defects। कुछ भी दिक्कत आ सकती है। मानो सेल है, सेल में DNA है और DNA के किसी पार्ट में कोई चेंज आ गया है, म्यूटेशन हो गया है, और वो पार्ट सपोज करते हैं कि हमारी एक तरीके से ग्रोथ को मेंटेन करता था, तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और मानो किसी ऐसे पार्ट में चेंज आया है जो कि हमारी सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, आंख, नाक, कान, ये सब हैं, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता था, तो अगर उस जीन में डिफेक्ट हो गया है तो वो चीजें भी अब नॉर्मल हो जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि किस क्रोमोसोम में या DNA के किस पार्ट में चेंज आया है, उसी अकॉर्डिंग अलग अलग जो डिसऑर्डर होती हैं उनके अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हम जान चुके हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर होती क्या है। अब ये दो टाइप की हो सकती हैं, कारण क्या है उसके बिहाफ पर। ट्रेट डिसऑर्डर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। अब ये दो टाइप की हो सकती है, मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, अभी लास्ट टाइम जब हमने एक क्लास पढ़ी थी उसमें हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। म्यूटेशन का मतलब होता है कि हमारे DNA में या क्रोमोसोम में कुछ चेंज आ जाना। वो चेंज तीन टाइप के हो सकते हैं कि या तो हमारा जो क्रोमोसोम का नंबर है उसमें दिक्कत आ गई है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया है। जैसे हमारे सेल में नॉर्मली 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, अब वो 46 से 47 हो गए हैं या 45 हो गए हैं या 48 हो गए हैं। कुछ भी अगर चेंज आया है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। एक टाइप तो ये हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी इस केस में क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहेगा, 46 है, 46 ही रहेंगे, लेकिन एज सच क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाएगा। जैसे मानिए ये क्रोमोसोम है, उसमें डिलीशन हो गया है, मतलब इसका कुछ पार्ट डिलीट होके गुम हो गया है, तो ये अब इतना रह जाएगा। अब ये पार्ट जो गुम हुआ है, हो सकता है इसमें कोई इंपॉर्टेंट जीन प्रेजेंट हो जो हमारे बॉडी के कुछ फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब अगर ये पार्ट ही गायब हो गया है तो वो काम भी हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा। बट हाँ, पहले भी क्रोमोसोम ये था और अभी भी है, यानी क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहा है बट उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है, जिसमें हमने पढ़ा था डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है। और थर्ड टाइप हमने पढ़ा था कि
जो डीएनए है उसके सीक्वेंस में चेंज आ गया है, डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें चेंज आ गया है, यानी कि जो बेस पेयर डीएनए में होते हैं जैसे ए, टी, जी, सी है, उनमें कोई चेंज आ गया है। ए के सामने हमेशा टी आता है लेकिन अब की बार जी आ गया है, या फिर जी के सामने सी आता है, अच्छा ए के सामने टी आता है, जी आ गया है, जी के सामने सी आता है नॉर्मली, लेकिन गड़बड़ होने की वजह से ये टी आ गया है। तो अगर सीक्वेंस में चेंज हुआ है तो उसको हम डीएनए सीक्वेंस चेंज बोलते हैं। तो ये 3 टाइप का म्यूटेशन हो सकता है। अब अच्छा, अगर ये वाला म्यूटेशन हुआ है या फिर ये हुआ है, तो इन दोनों म्यूटेशन की वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है उसे हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, और अगर इस वजह से होती है तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे देखिएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होती हैं, दे फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हमें मेंडल ने बताया था कि चीजें कैसे इनहेरिट होती हैं, मतलब जैसे जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं मेंडल के बारे में, वो सेम पैटर्न ये फॉलो करती हैं डिसऑर्डर। अकर ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन किस वजह से हो सकती है, जो पॉइंट म्यूटेशन होता है यानी कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ गया है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है, इस वजह से ये बीमारियां होती हैं। इनको हम पेडिग्री में ट्रेस कर सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है और इसको हम पेडिग्री पर ट्रेस कर सकते हैं और ये पॉइंट म्यूटेशन से ही होती है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। अच्छा, क्रोमोसोमल क्या होंगी, दे नॉट फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस अकर ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, जिसको हम नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। यही सेम जो हमने पढ़ा है ना कि क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंज आता है तो उसको एन्यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। एन्यूप्लॉइडी में 1-2 नंबर क्रोमोसोम का चेंज होता है, पॉलीप्लॉइडी में पूरा सेट ही चेंज हो जाता है। तो ये जो बीमारियां हैं ये होती हैं नॉन डिसजंक्शन की वजह से, जिसको एन्यूप्लॉइडी, जिसकी वजह से एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। कैन नॉट बी ट्रेस ऑन द पेडिग्री, ये पेडिग्री पर ट्रेस नहीं की जा सकती। और ये जो है डाउन सिंड्रोम डिजीज इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये डिफरेंस आपको ऐसा समझ आया होगा। अब इनमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टाइप हैं, किस वजह से हुआ है, यहाँ कौन कौन से टाइप हैं और किस वजह से चीजें हो रही हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ मेंडेलियन डिसऑर्डर की, सो यहाँ पर जो है क्रोमोसोम में चेंज आता है, डीएनए में चेंज आता है। तो क्रोमोसोम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एक होते हैं सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। ऑटोसोमल होते हैं और जो क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं ये 2 टाइप के हमारे पास होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम और एक होता है एलोसोम। इनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं ये 44 इन नंबर होते हैं और ये मेल और फीमेल में सेम होते हैं। मेल और फीमेल में इनके पास जितना भी जो जीन्स प्रेजेंट है वो सेम रहते हैं, लेकिन एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम ये 2 इन नंबर होते हैं, फीमेल में अलग और मेल में अलग। फीमेल में ये XX होते हैं और मेल में ये XY होते हैं। इनको सेक्स क्रोमोसोम इसीलिए बोला है क्योंकि ये क्रोमोसोम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अगर XX आ गया है तो फीमेल बनेगी, XY आ गया है तो मेल बनेगा। तो इस तरीके से इनको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। तो ऐसे जीन्स या ऐसे कैरेक्टर जो कि ऑटोसोम पर अगर प्रेजेंट है तो उनको हम ऑटोसोम कैरेक्टर बोल देते हैं या फिर ऑटोसोमल जीन बोल देते हैं। या फिर ऐसे जीन्स जो कि X या Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो उनको हम सेक्स लिंक्ड जीन या एलोसोम जीन या एलोसोम कैरेक्टर या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर बोल देते हैं। और अगर सपोज करो ये मेरे पास ऑटोसोम क्रोमोसोम है और इस पर ये जीन है और ये जीन कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर बनाता है, तो इस जीन को मैं कहूंगी ऑटोसोम जीन, इसे मैं कहूंगी ऑटोसोमल कैरेक्टर। और सपोज इस जीन में कोई दिक्कत हो गई है, कोई चेंज, अल्टरेशन या म्यूटेशन हो गया है और इस वजह से जो अब कैरेक्टर ना आकर के डिजीज आएगी, तो वो जो डिजीज आई है उसे मैं कहूंगी ऑटोसोमल डिसऑर्डर या ऑटोसोमल डिजीज। ऐसे यहां पर होगा सेम। मान लीजिए ये X क्रोमोसोम है, इस पर ये कोई जीन है, तो ये जो X
पर जीन है इसको मैं कहूंगी एक्स लिंक्ड जीन, और ये जीन जो कैरेक्टर देता है उसे मैं कहूंगी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। और अगर इस जीन में कोई म्यूटेशन एल्ट्रेशन हो गया है अगर, तो मैं कहूंगी अगर इस एल्ट्रेशन की वजह से जो डिसऑर्डर हुई है उसे मैं कहूंगी सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है। और अगर सपोज ये वाई क्रोमोसोम है और इस पर कोई जीन है, इसमें कोई अल्ट्रेशन या म्यूटेशन हुआ है, इसकी वजह से कोई बीमारी हो गई है, तो उसे मैं कहूंगी वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये जितने भी टर्म्स हम पढ़ेंगे आगे उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको जो वर्ड दिए गए हैं उनको तोड़ तोड़ के उसका मतलब निकालना है। सो देखो, ऑटोसोमल कैरेक्टर या डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो कि उस जीन में चेंज होने की वजह से हुई है जो ऑटोसोम पर प्रेजेंट था। अब देखिए यहां लिखा है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, यानी ऐसा कैरेक्टर जो उस जीन की वजह से होता है जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा, आइदर एक्स क्रोमोसोम आइदर वाई। और अगर लिखा है सेक्स लिंक्ड डिजीज तो इसका मतलब है एक ऐसी बीमारी जो कि उस जीन में चेंज होने की वजह से हुई है जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था। अब यहां पर दो टर्म और आ गई है, डोमिनेंट और रिसेसिव। इनका मतलब क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, लेकिन यहां ऑटोसोम में दो टाइप हो सकते हैं। जो ऑटोसोमल डिजीज होती है उनमें भी फर्दर दो टाइप है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। और सेक्स लिंक्ड में भी जो डिजीज है वो दो टाइप से हो सकती है, एक्स लिंक्ड से और वाई लिंक से। जो एक्स लिंक्ड है उसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव चलता है, लेकिन वाई लिंक में कोई डोमिनेंट कोई रिसेसिव नहीं होता, क्योंकि वाई क्रोमोसोम एक सिंगल होता है, कभी भी वाई क्रोमोसोम पेयर में नहीं होता। क्योंकि देखो फीमेल में तो एक्स एक्स होते हैं, यहां तो वाई है ही नहीं, और मेल में भी एक एक्स होता है एक वाई होता है, यानी वाई कभी भी पेयर में नहीं मिलता। तो यहां डोमिनेंट रिसेसिव का कोई केस नहीं होता है। अगर वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन है उसमें चेंज हुआ है तो सीधा बीमारी हो ही जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर एक में हुआ है तो नहीं होगी, दोनों में होगा तो होगी, ऐसा नहीं है। अगर इसके जीन में कोई भी दिक्कत आई तो सीधा बीमारी होनी ही है। तो वाई लिंक में कोई रिसेसिव डोमिनेंट का केस नहीं होता है, बट ऑटोसोम में डोमिनेंट रिसेसिव होता है और एक्स लिंक में भी डोमिनेंट और रिसेसिव होता है। ओके, अब ये डोमिनेंट रिसेसिव हैं क्या वो मैं आपको बता देती हूं। और फिलहाल हम पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें जो मतलब इनहेरिटेंस शो करते हैं मेंडेलियन के हिसाब से। ठीक है, सो पहले बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर नाम से आप बता पा रहे हैं। ऑटोसोमल मतलब वो जीन जिसमें चेंज हुआ है, जिस वजह से वो बीमारी हुई है, वो ऑटोसोम क्रोमोसोम पर था। वो कोई भी हो सकता है, जो भी हमने 44 कहे हैं उनमें से किसी पर भी। अब बात आ गई है डोमिनेंट की, इसका मतलब क्या है तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सिंगल म्यूटेंट एलील इज एबल टू इन्फ्लुएंस द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। देखो हमारे सेल में हमेशा कोई भी टाइप का सेल हो, हमारे अगर मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूं तो हमारे सेल में हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपी होती हैं, छोड़ करके जो गैमेट्स बनते हैं, जो गैमेट्स जैसे कि एग और स्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, तो इनके अंदर हर एक क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होती है। बट बाकी जितने भी सेल हैं, इनफैक्ट वो सेल जो एग को स्पर्म को बनाते हैं, उन सेल में भी ऐसे डिप्लॉइड कंडीशन मिलती है। बस केवल एग और स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें हैप्लॉइड कंडीशन है, मतलब एक क्रोमोसोम ही मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम की डबल कॉपी होती है। मतलब इसीलिए हम बोलते हैं कि 46 क्रोमोसोम है लेकिन 23 पेयर हैं, क्योंकि ये 23 और बाकी 23 बराबर सेम होते हैं, यानी सेम कैरेक्टर के लिए उनके पास जीन होता है। तो मान लीजिए कोई दो क्रोमोसोम है और दोनों ऑटोसोम है, दोनों ऑटोसोम है मतलब एक्स वाई नहीं है, क्योंकि अभी हम ऑटोसोमल की बात कर रहे हैं। तो एक जो कैरेक्टर के लिए जीन है वो यहां, इसको मान लेते हैं जी, और एक यहां पर होता है। तो ये भी जीन है उस कैरेक्टर के लिए और ये भी है, लेकिन दोनों को जीन जीन ना बोल करके हम एलील बोल देते हैं। ठीक है, और सपोज कीजिए ये जो जीन है, इस जीन की वजह से हमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मिलता है। सपोज मेरी आंखों का जो कलर है वो मिलता है मुझे इस जीन की वजह से, तो दो कॉपी होंगी, एक इस क्रोमोसोम पर एक इस पर।
इन दोनों क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोल देते हैं, यानी ऐसे क्रोमोसोम जो कि सेम होते हैं, जिन पर सेम कैरेक्टर के लिए जीन होते हैं, एलील अलग अलग हो सकते हैं, इनको हमने एलील बोल दिया है। ठीक है, अब हुआ ये कि ये वाला जो जीन था इसमें कोई म्यूटेशन हो गया है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूं, इसमें हो गया है कुछ म्यूटेशन। ठीक है, तो अब तक ये मेरी आंखों के कलर को ब्लैक कर रहा था, लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से ये मेरी आंखों के कलर को इसने ब्लू कर दिया है। हालांकि दूसरा एलील अभी बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हुआ है और इस चेंज होने की वजह से ही मेरी आंखों का जो कलर है वो बदल गया है। पहले ब्लैक होता था, अब ब्लू होने लगा है। तो ब्लैक कैसा था? वाइल्ड टाइप था, जो नेचुरल था, लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से ये ब्लू हो गया है। और केवल एक ही एलील में चेंज आया था, एक में आने की वजह से भी अगर वाइल्ड टाइप फिनोटाइप चेंज हो जाता है, उसे आप डोमिनेंट डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां ब्लू आ गया है और सपोज यहां पर भी चेंज हो गया है, इस अकेले चेंज की वजह से भी दिक्कत हो गई है, लेकिन हाँ, अगर यहां भी चेंज हो गया है तो भी दिक्कत होगी और कुछ ज्यादा ही एक्सटेंसिव हो जाएगी, क्योंकि अगर एक में चेंज होने से ही बीमारी हो रही थी, अब दोनों अगर चेंज हो गए हैं तो वो बीमारी होगी, लेकिन और जल्दी से आएगी और तेजी से होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट डिसऑर्डर, जिसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है, यानी इस जीन में चेंज ऐसा हुआ है कि इसने अपना फंक्शन कुछ ज्यादा ही गेन कर लिया है और चीजों को चेंज कर दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूं आपको ये बात समझ आई होगी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर अगर लिखा है तो कैसे मतलब निकालोगे। सबसे पहले तो वो जीन ऑटोसोम पर होगा। दूसरी बात, डोमिनेंट है मतलब अगर एक भी जीन में चेंज आया, एक भी एलील में चेंज आया तो बीमारी हो जाएगी, तो ये डिसऑर्डर हो गई। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले जो हंटिंगटन्स डिजीज है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ऑटोसोमल है और डोमिनेंट है, मतलब ये जो बीमारी हुई है वो किस जीन के चेंज की वजह से हुई है? उस जीन के जो कि ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, और दोनों एलील में से अगर एक में भी चेंज आ जाएगा तो ये बीमारी हो जाएगी। सो इसमें होता क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट कॉज नर्व सेल्स इन द ब्रेन टू डीजनरेट एंड डाई। मतलब हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है, वो नर्व सेल धीरे धीरे डीजनरेट होते रहते हैं और उनकी डेथ होती रहती है। कारण क्या है कि एक हमारे पास क्रोमोसोम है, उसमें एक जीन है, वो जीन है ही इसीलिए कि जो नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन हैं वो सारे न्यूरॉन अपना फंक्शन अच्छे से करते रहे। अब अगर उस जीन में ही चेंज हो गया है तो ये जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, डिजनरेट हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, धीरे धीरे वो मरने लगते हैं सेल। अच्छा, सेकंड क्या है? मॉर्फन सिंड्रोम है, अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यूज इन मैनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द हार्ट, ब्लड वेसल्स, बोन्स, जॉइंट, आईज, स्किन एंड लंग्स। तो ये होता है मॉर्फन सिंड्रोम। इसके बाद है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें क्या होता है, ये एक इनहेरिट किडनी डिजीज है दैट कॉज मैनी फ्लूइड फिल्ड सिस्ट टू ग्रो ऑन द किडनी। किडनी के अंदर सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं जिनमें अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और ऐसे सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको वो अफेक्ट करते हैं। इसके बाद पॉलीडेक्टाइलिटी होता है कि आपने देखा होगा कि किसी किसी के पास, जैसे हमारे पास 5 उंगलियां हैं, उनके पास 6 हो जाती हैं, 7 हो जाती हैं, उसे बोलते हैं पॉलीडेक्टाइलिल। मतलब इसमें जो मतलब जो हमारी डिजिट्स होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसको HCM भी बोलते हैं। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, मतलब हमारे जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसमें ये करती हैं। साथ में जो हेरिडिटरी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, इसमें भी हमारा जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होती हैं। इसके बाद लास्ट है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलमिया, जिसमें ये भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जो कि अगेन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और भी आप सर्च करके ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल यही होती हैं, इससे अलग भी हो सकती हैं। अब ये आपका काम है कि आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लें, कि जो भी आपको लगता है आप उसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की। अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट और यूज किया गया है, आपको याद करने के लिए बता रही हूं। आपने देखा होगा कि जो डोमिनेंट एलील होता है, डोमिनेंट एलील होता है, एक रिसेसिव एलील होता है। रिसेसिव एलील अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब दोनों एलील रिसेसिव होते हैं। जैसे यहां पर दो जीन हैं, अगर ये दोनों रिसेसिव, मानो ये भी स्मॉल जी है, ये भी स्मॉल जी है, तभी जाकर के स्मॉल जी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है, यानी दोनों एलील स्मॉल जी होने चाहिए। लेकिन डोमिनेंट के केस में क्या होता है कि मानो एक ही है बस, आगे चाहे कैपिटल जी हो चाहे स्मॉल जी हो, ये तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो यहां पर भी तो ऐसा हुआ है कि केवल एक एलील में चेंज आ गया तो जो हमारा कैरेक्टर था उसमें चेंज आ गया है। अब दूसरे में चेंज हो या ना हो जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं होता है तो ये नहीं होगा कि बीमारी नहीं होगी, बीमारी तो हो गई है। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं कि जो डोमिनेंट जीन होता है, अगर वो एक बार आ गया, अब यहां पर चाहे डोमिनेंट आए चाहे यहां पर रिसेसिव आए, इसे तो अपना काम करना ही करना है। तो इसीलिए इनको डोमिनेंट कहा गया है, क्योंकि एक ही एलील में चेंज आने की वजह से ये जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है उसको अल्टर कर रहे हैं। अब रिसेसिव में क्या होगा, रिसेसिव कब हो पाएगी, यदि दोनों जीन में चेंज हुए हैं। जैसे अगेन ये सेल है, इसमें ये दो क्रोमोसोम है और दोनों ऑटोसोम है, यहां पर एक जीन है, यहां पर एक जीन है, और ये दोनों जीन मिलकर के कुछ काम कर रहे थे, कुछ कैरेक्टर हमें दे रहे थे। ठीक है, हुआ क्या कि चेंज हो गया इस जीन में, इस जीन में कुछ चेंज हो गया है। चेंज होने की वजह से भी हम देख रहे हैं कि कैरेक्टर पर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर यहां भी चेंज हो गया तो ये कैरेक्टर अल्टर हो गया है, तब ये काम नहीं हो पाएगा, इसे बोलेंगे रिसेसिव डिसऑर्डर। क्योंकि अगर ये डोमिनेंट होती तो इस सिंगल चेंज से ही कैरेक्टर चेंज हो जाता, लेकिन अब हुआ क्या कि हमने एक एलील में चेंज किया, कैरेक्टर लगभग सेम रहा। हालांकि ये है कि थोड़ा सा स्लो काम करेगा, बट कर रहा है काम। और लेकिन जब हमने दूसरे में भी चेंज कर दिया तब ये काम बिल्कुल बॉडी में नहीं हो पाया है। तो इसे आप बोलोगे ऑटोसोमल, तो बोलोगे ही क्योंकि ऑटोसोम पर वो जीन है, और रिसेसिव इसलिए बोल रहे हो क्योंकि दोनों में जब चेंज हुआ है तब जाकर के हमें बीमारी हुई है। फर्स्ट केस में क्या था कि एक एलील में चेंज हुआ, हमें बीमारी हो गई, लेकिन यहां क्या है कि दोनों एलील में चेंज होगा तब जाकर के हमें वो डिजीज या वो डिसऑर्डर होगा, तो इसलिए इसको रिसेसिव कहा है। तो मतलब यहां बोथ कॉपी ऑफ जीन मस्ट बी डिफेक्टिव टू कॉज द डिजीज। अगर बीमारी करनी है तो दोनों जीन्स में डिफेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के बीमारी हो पाएगी। और यहां पर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, मतलब ये जीन में जब म्यूटेशन होता है तो वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। पहले केस में क्या हुआ था कि जीन में म्यूटेशन हुआ तो वो अपना काम ज्यादा एक्वायर कर लेते थे, यहां पर अगर इस जीन में चेंज हुआ है तो ये अपना काम करना बंद कर देगा। बट ये तो काम कर रहा होगा इसलिए कैरेक्टर हमें मिलता है, लेकिन यहां जब इसमें भी चेंज हो जाएगा तब ये दोनों ही काम नहीं कर पाएंगे और वो बीमारी हमें हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है वो ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, अ कॉमन सिंगल जीन डिसऑर्डर दैट कॉज द प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस दैट कैन डैमेज द ऑर्गन्स स्पेशली द लंग्स। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द पैनक्रियाज एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर सेकंड है सिकल सेल एनीमिया, ये तो सबसे ज्यादा आप जानते ही होंगे। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें होती हैं। इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स हो जाती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड हर पार्ट के पास नहीं पहुंच पाता है तो उनके डैमेज होने के चांस हो जाते हैं। तो कई सारी दिक्कतें होती हैं सिकल सेल एनीमिया में। अच्छा, एक है टे सेक डिजीज। इसमें क्या होता है, ये एक फेटल डिसऑर्डर है दैट कॉज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डीजेनरेट यूजुअली बाय द एज ऑफ 5। इट्स कॉज बाय अ लैक ऑफ द एंजाइम hexoaminidase A which lead to the buildup of fatty substances in the brain and other nerve cell। मतलब इसमें यहाँ पर इस एंजाइम ये नहीं बन पाता है
और जिसकी वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, नर्व सेल हैं, उनमें फैटी सब्सटेंस एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, जिससे वो अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं। तो ये होती है टे सैक डिजीज। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ऐसे ही आप एक्स और वाई के बारे में बात कर सकते हैं। देखो, अगर मैं कह रही हूँ एक्स लिंक्ड और डोमिनेंट कह रही हूँ, तो कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर अगर मैं कह रही हूं तो बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में वो जीन ऑटोसोम क्रोमोसोम पर था, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर है। डोमिनेंट से अगेन यही मतलब है कि मान लीजिए ये एक्स क्रोमोसोम है और ये भी एक्स क्रोमोसोम है, यहां पर ये जीन है, यहां पर ये जीन है, यहां पर ये जीन है। इस जीन में अगर चेंज आ रहा है और इसमें नहीं आया तो भी ये बीमारी हो जाएगी। दोनों में आ गया तो होगी ही, अगर सिंगल में आया है तो भी ये डिजीज हो जाएगी। तो उसे आप कहोगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पर है और सिंगल एलील में चेंज आने की वजह से ही बीमारी हो रही है। सेकंड में आप देखोगे ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इसका मतलब है कि जो जीन की हम बात कर रहे हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर है लेकिन रिसेसिव फॉर्म में है। ये बीमारी कब होगी? जब दोनों जीन में चेंज होगा, जब दोनों जीन में चेंज होगा, दोनों एल्टर होंगे, तब जाकर के ये बीमारी होगी। सिंगल में नहीं होती है, लेकिन यहां सिंगल में भी और डबल दोनों में हो जाएगी। अच्छा, अब एक नेक्स्ट केस है वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। वाई लिंक डिसऑर्डर कब होगी कि ये हमारे पास वाई क्रोमोसोम है, इस पर ये जीन था, इस जीन में अल्टरेशन हो गया है। अब ये तो केस है ही नहीं कि सिंगल में हुआ है या डबल में, क्योंकि वाई की एक ही कॉपी होती है। तो यहां पर कोई जीन है, उसमें चेंज हुआ, तुरंत वो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। अब एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। ऑटोसोमल रिसेसिव के हम पढ़ के भी आए हैं, और देख लीजिए सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। आप यहां और भी ऐड कर सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में वो तो हम देख के आए हैं, इसको भी ऐड कर सकते हैं, माइटोनिक डिस्ट्रोफी। इसके बाद सेक्स लिंक्ड, इसमें ये एक्स की बात कर रहे हैं, इसमें कलर ब्लाइंडनेस आता है, हीमोफीलिया आता है, और ये आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ आप एक्स लिंक डोमिनेंट में कौन सी आती है, एक्स लिंक रिसेसिव में कौन सी आती है, वो आप खुद देखेंगे। इसके बाद जो वाई लिंक्ड है उसमें दो बताई गई हैं, हाइपरट्राइकोसिस और टीडीएफ। हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है कि जो ईयर पिना होता है उसमें हेयर्स आ जाते हैं। तो हाइपरट्राइकोसिस कंडीशन में जो ईयर पिना है उन पर हेयर्स की डेवलपमेंट हो जाती है। और एक होता है टीडीएफ। टीडीएफ क्या होता है? टेस्टिंग डिटरमाइनिंग फैक्टर्स जो है, मतलब जो टेस्टीज की फॉर्मेशन कराते हैं मेल के अंदर, क्योंकि वाई हमें मेल में ही मिलता है। ऑल्सो नोन एज द सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, वाई जिसको बोलते हैं, SRY, यानी वाई क्रोमोसोम पर एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम SRY बोलते हैं। उसका काम क्या है? ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है। मतलब सपोज कीजिए ये वाई क्रोमोसोम है और ये वाला पार्ट हम कह रहे हैं SRY है, तो ये पार्ट वो पार्ट है जो उस मेल को मेल बनाता है। मतलब मेल हम कब कहते हैं? जब उसके पास टेस्टीज हैं, टेस्टीज अच्छे से काम कर रही हैं, स्पर्म बना रही हैं, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है, सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बन रहा है, तब हम कहेंगे कि मेल मेल है। तो ये SRY इन्हीं सब कामों में हेल्प कराता है। अब सपोज अगर SRY में ही कोई दिक्कत आ गई है तो जो भी मैंने आपको बताया है अभी वो सब नहीं हो पाएंगे। सो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई यानी SRY जीन होता है जो SRY प्रोटीन बनाता है, इज अ जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम दैट इनिशिएट मेल सेक्स डिटर्मिनेशन। म्यूटेशन इन द SRY जीन कैन कोज अ रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द सेक्स डेवलपमेंट। और अगर SRY वाले रीजन में कोई दिक्कत हो जाती है तो जो भी मैंने आपको बताया है कि टेस्टोस्टेरोन का बनना, टेस्टिस का डेवलपमेंट होना, स्पर्म की फॉर्मेशन, उसका ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इनमें से कोई भी दिक्कत आ सकती है। सारे भी डिसफंक्शन हो सकते हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ सही हैं, कोई भी दिक्कत आ सकती है, उसको हम TDF में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं।
आगे देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होती हैं। ये ऐसी हैं जो कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती हैं, मतलब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है तब ये बीमारियां होती हैं। जैसे एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, सुपर मेल है और सुपर फीमेल है। अब तक हम पढ़ रहे थे कि नंबर तो एज सच सेम रहेगा, 46 है तो 46 ही रहेंगे, लेकिन इस केस में क्या होगा, नंबर हमेशा चेंज में आपको मिलेगा। यहाँ पर 45 हो गया है, यहाँ पर 47 हो गया है, यहाँ पर भी 47 हो गया है, और यहाँ पर देखिए 44, 45, 46, 47 हो गया है, यहाँ पर भी 47 हो गया है, यानी क्रोमोसोम का नंबर आपको चेंज मिलेगा। इसमें भी दो कंडीशन हो सकती हैं कि चेंज कौन सा क्रोमोसोम हुआ है, ऑटोसोम हुआ है या फिर सेक्स क्रोमोसोम हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डाउन सिंड्रोम की बात करूं तो यहां पर क्रोमोसोम का नंबर जो चेंज हुआ है वो ऑटोसोम का हुआ है। आपको पता भी होगा कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, और 21 एक ऑटोसोम क्रोमोसोम है। तो यहां पर जो नंबर बढ़ा है 46 से 47 हो गए हैं, तो वो जो एक नंबर बढ़ा है वो 21 क्रोमोसोम का बढ़ा है। जबकि सुपर मेल में आप देख सकते हैं 44 ऑटोसोम तो बराबर हैं जितने होने चाहिए, लेकिन यहां पर जो है एक वाई क्रोमोसोम बढ़ गया है, तो यहां सेक्स क्रोमोसोम बढ़ा है। सुपर फीमेल में आप देखेंगे 44 ऑटोसोम तो बराबर हैं, लेकिन यहां एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है, तो यहां पर जो है एक्स क्रोमोसोम बढ़ा है। ऐसे टर्नर सिंड्रोम में आप देखोगे कि यहां पर 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब 44 ऑटोसोम तो बराबर रहते हैं, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम तो आ जाता है, एक नहीं आता है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में आप देखेंगे कि यहाँ पर 47 हो जाते हैं, 44 बिल्कुल बराबर रहते हैं ऑटोसोम के, लेकिन जो यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी, एक्स वाई की रहती है, इसमें एक जो है एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, या फिर आप मान सकते हैं एक वाई क्रोमोसोम बढ़ गया है। तो इस तरीके से अब ये नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो फटाफट से मैं बता देती हूँ। जो एन्यूप्लॉइडी होती है उसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, जैसे अभी हम देख के आए हैं, वो होता किस वजह से है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। और ये नॉन डिसजंक्शन कहाँ मिलेगा, जब मियोसिस होती है, यानी जब गैमेट्स बनते हैं। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सेल है और इस सेल में जो है इस तरीके से 6 क्रोमोसोम है, ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ऐसे इस तरीके से। तो जब यहाँ मियोसिस करने जाता है तो सबसे पहले होता है एस फेज आता है। एस फेज में ये अपना कंटेंट डबल कर लेते हैं इस तरीके से, ये अपना कंटेंट जो है डबल कर लेते हैं, तो ये 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो यानी 2n कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। यहां पर भी 2n कंडीशन है और 6 ही क्रोमोसोम है। अब होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में नंबर हाफ हो जाता है, जैसे 2n 6 है तो n हो जाएगा, n का मतलब 3 क्रोमोसोम, तो 3 यहां आने चाहिए और 3 आने चाहिए यहां पर। तो नॉर्मली कैसे होगा कि एक क्रोमोसोम यहां आ गया, एक यहां आ गया, ये 1 और 1, यहां पर 2 2 में से एक 2 यहां आ गया है और एक 2 जो है यहां आ गया है, 3 3 में से एक 3 यहां आ गया है और एक 3 यहां आ गया है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, ये नॉन डिसजंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ नॉन डिसजंक्शन होता है तो किस तरीके से दिखाओगे, दिखाना ऐसे है कि ये जो सेकंड वाला क्रोमोसोम है, जब इसके एनाफेज आया होगा, ये सेपरेट हुए होंगे, स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हुआ होगा, तो यहाँ कुछ दिक्कत हुई, स्पिंडल फाइबर कनेक्ट नहीं हो पाई, या फिर कनेक्ट हो गई है तो सेपरेट नहीं कर पाई, और ये दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल में चले गए। तो अब यहां पर तो क्या हो गया, n होना था, मतलब 3 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर 4 आ गया है, यानी यहां n प्लस 1 हो गया है, और यहां n आने चाहिए थे, मतलब 3 आने चाहिए थे, लेकिन 2 आए हैं, यानी यहां n माइनस 1 हो गया है। तो दोनों ही गैमेट डिफेक्टिव हो गए हैं, ये n प्लस 1, ये n माइनस 1। अगर ये आगे जाकर के फ्यूज करेगा तो वहां क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, 47 हो जाएगा, ये फ्यूज करेगा तो वहां 45 हो जाएगा, तो चेंज हो गया है। अब जब आगे ये मियोसिस 2 करेंगे, जब ये मियोसिस 2 करेंगे तो भी आपको सेम कंडीशन मिलेगी, यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा और 3 आएगा, यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। इस केस में 1 आएगा, 2 आएगा नहीं, 1 और 3 आएगा, और यहां पर 1 और 3 आएगा, यहां पर 1 आया है,
3 आया है, 2 2 बार आ गया है, 1 आया है, 3 आया है, 2 2 बार। तो ये भी n+1 के साथ, ये भी n+1 के साथ, ये n-1 के साथ और ये n-1 के साथ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द मियोसिस 1। मतलब मियोसिस 1 में ही दिक्कत आ गई थी, तो रिजल्ट हमें मिला है n+1 n+1 और 2 गैमेट n-1 n-1। तो ये तो हुआ है नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस 1, यहां पर हुआ है। समटाइम ऐसे भी होता है कि मियोसिस 2 में दिक्कत हो जाती है। मतलब मियोसिस 1 तो हो गया अच्छे से, लेकिन मियोसिस 2 में दिक्कत आ गई है। देखो कैसे, यहां तो चीजें जो है आसानी से सेपरेट हो गई हैं, यहां तो सेपरेट हो गई हैं कि 1 1 यहां, 2 2 यहां, 3 3 यहां, तो ये तो n n कंडीशन में ही रह गई हैं। मतलब ये भी n नॉर्मल और ये भी n नॉर्मल। लेकिन जब मियोसिस 2 होने वाला था तब दिक्कत हो गई है। तो इसमें अगर दिक्कत नहीं हुई है तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल बनाएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल बनाएगा। तो यहां पर ये भी n के साथ में आएगा, यानी 1 1 2 और 3, और जो उसका दूसरा सेल बनेगा उसमें भी 1 2 और 3, यानी ये भी n और ये भी n। इसमें चेंज आ गया है। मतलब जब यहां सेपरेट होने की बारी आई तो हो नहीं पाए, सेपरेट नहीं हो पाए। तो हुआ कैसे कि यहां पर जो गैमेट्स बने, यहां पर जो 2 सेल बने इस तरीके से, इसमें देखो ये 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया, यहां पर 3 आ गया, यहां पर भी 3 आ गया। लेकिन जब 2 आने की बारी हुई तो दोनों 2 यहां चले गए, यहां एक भी 2 नहीं आया। तो ये तो हो गया n+1 और ये हो गया n-1। ठीक है, तो अगर मियोसिस 2 के दौरान, मियोसिस 2 में अगर हुआ है नॉन डिसजंक्शन, यहां पर अगर हुआ है यहां पर, तो आपको ये कंडीशन मिलेगी। मतलब 2 गैमेट्स नॉर्मल n तो अगर ये फ्यूज करेंगे तो नॉर्मल चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर इनमें से कोई फ्यूज कर गया तो अगर ये किया तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, 47 हो जाएगा। अगर ये फ्यूज किया किसी नॉर्मल एग से या नॉर्मल स्पर्म से तो ये 45 कर देगा। तो इस वजह से जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं वो होती हैं। इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, और नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है एन्यूप्लॉइडी, और एन्यूप्लॉइडी की वजह से होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले जो है डाउन सिंड्रोम एक डिजीज होती है। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, यानी इस केस में ट्राइजोमी हो जाती है 21st क्रोमोसोम की। ठीक है, और इस डिसऑर्डर को फर्स्ट डिस्कवर किया था लैंगडन डाउन ने 1866 में, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। होता क्या है इस बीमारी में, अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्टैचर्ड हो जाता है, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। स्मॉल राउंड हेड हो जाता है, टंग जो है फुरोड में हो जाती है, और उसका जो माउथ है वो पार्शली ओपन रहता है। जो पाम होती है, मतलब जो हथेली है, वो काफ़ी ब्रॉड होती है, और उसमें ये जो इस तरीके से लाइनिंग होती है वो भी अच्छे से नहीं बनी होती है। फिजिकली, साइकोमोटर और मेंटली डेवलपमेंट भी उसकी रिटार्ड हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हो गई हैं चीज़ें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इसमें जो हमने अभी देखा है, इसमें तो ऑटोजोम क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ है, यहां पर सेक्स क्रोमोसोम का हुआ है। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। यहां पर एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब नॉर्मली ये कैसे था, 44 प्लस XY था, मतलब ये मेल था, लेकिन यहां पर एक और एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है। तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम में जो इंडिविजुअल है वो बेसिकली मेल होता है, बट उसमें फीमेल के कैरेक्टर भी आ जाएंगे, क्योंकि मेल के कैरेक्टर आए हैं Y की वजह से, और फीमेल के आए हैं क्योंकि X ज्यादा हो गया है। तो इसमें देखिएगा यहां पर, तो अब ये कैसे हो गए हैं, ये 44, 45, 46, 47, यानी 47 क्रोमोसोम हो गए हैं। 47 मतलब इसमें XY हो गया है। तो यहां पर सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो होगा ही, क्योंकि Y क्रोमोसोम है। हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट
ऑल्सो अकर, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है जिसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, ये इंडिविजुअल स्टेराइल हो जाते हैं क्योंकि ना ही तो ये मेल रहते ना ही फीमेल, मतलब उनकी जो ओवरीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाती, जो टेस्टिस हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाती, तो ये स्टेराइल हो जाते हैं। जबकि यदि ऑटोजोम के क्रोमोजोम में चेंज आता है तो बाकी चीजें अफेक्ट हो सकती हैं, बट इस केस में जो इंडिविजुअल है वो मेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, बट दोनों फर्टाइल होते हैं, लेकिन इस केस में ये स्टेराइल हो जाते हैं। ऐसे ही है टर्नर सिंड्रोम, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोजोम, जैसे कि 45 विद एक्स हो, ये फीमेल होती हैं क्योंकि यहाँ वाई क्रोमोजोम तो है ही नहीं, तो 45 हो जाते हैं, साथ में जो है मतलब 45 क्रोमोजोम हो जाते हैं, 44 ऑटोजोम तो सेम रहे हैं, लेकिन एक्स बस एक ही आ पाया है, दूसरा नहीं आ पाया, तो फीमेल होती हैं क्योंकि एक्स ही क्रोमोजोम है, लेकिन फीमेल में भी सारी चीजें नहीं डेवलप हो पाती हैं क्योंकि फीमेल की डेवलपमेंट के लिए 2 एक्स क्रोमोजोम चाहिए, यहां पर केवल एक ही है। सो सच फीमेल्स आर स्टेराइल as ovaries are rudimentary besides other features including lack of the other sexual secondary character, जो secondary sexual character होते हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाते हैं, ovaries भी rudimentary मतलब डेवलप नहीं हो पाती हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। सो ये टॉपिक जो है हमने पढ़ लिया है जेनेटिक डिसऑर्डर का। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। बस आपका काम अब ये है कि जो भी आपको लगता है जो मतलब मुझसे छूट गई हैं वो डिजीज आप सर्च करके देख सकते हैं कि किसमें क्या दिक्कत आई है। जैसे टर्नर सिंड्रोम है तो 45 क्रोमोजोम हो गए हैं जिसमें कि 44 सही है, एक्स है और दूसरा एक्स नहीं है, तो ऐसे ही आप बाकी जो बीमारियां हैं उनको भी सर्च करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी, यदि आप पार्ट ए पढ़ना चाहते हैं CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं यहीं अपना सपना JRF पर, ये क्लासेस सुबह 9 बजे होती हैं और इस सीरीज का नाम रखा है हमने डुएबल क्वेश्चन सीरीज, क्योंकि इसमें हम ईयर वाइज ऐसे क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, काफी इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो यदि आप इस पेपर के लिए पार्ट ए में ये पढ़ना चाहते हैं तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सुबह 9 बजे लाइव होती हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब चीजें पसंद आई होंगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।